एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हम बात कर रहे हैं नीति निदेशक तत्वों के बारे में। डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट। ठीक है, ये क्या काम करते हैं? राज्यों को दिशा निर्देश, गाइडलाइंस देते हैं कि अगर आपको कोई नीति बनानी है या अपने राज्य में कोई कार्य करना है, विधि बनानी है, देश में कुछ करना है, तो आप ये गाइडलाइंस फॉलो कर सकते हैं। ये जो इसमें बातें हैं नीति निर्देशक तत्वों में कही गई, इन बातों को ध्यान में रखकर कार्य कर सकते हैं। और ये फोर्सेबल नहीं है। जैसे मौलिक अधिकार है, आप मौलिक अधिकार को लेकर न्यायालय में जा सकते हैं कि हमारे मौलिक अधिकारों को हनन हो रहा है, परंतु आप नीति निर्देशक तत्वों की किसी बात को लेकर न्यायालय में नहीं जा सकते कि राज्य, हम देखिए नीति निर्देशक तत्व में ये बात लिखी और राज्य ये पूरा नहीं कर रहा, तो ये फोर्सेबल नहीं है। क्लियर रखिएगा, जबरदस्ती नहीं है राज्य पर इन्हें पूरा करने की। राज्य एक से सिर्फ ये कहा जाता है कि आप ये कर सकते हैं। जिस तरीके से आपके पास साधन संसाधन होंगे इस तरह को पूरा करने के लिए, इन सारी बातों को उसी तरीके से आप प्रोवाइड करा सकते हैं जनता को। तो भाग नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? भाग 4 में। कौन से भाग में? भाग 4 में है। 36 से 51 तक। कहाँ तक? 36 to 51 तक किसके बारे में बात की गई है? नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। चलिए देखते हैं अनुच्छेद 44 क्या कहता है। आर्टिकल 44, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता के बारे में बात किस अनुच्छेद में की गई है या संविधान के किस भाग में करी गई है? तो भाग 4 में और अनुच्छेद 44 में नीति निर्देशक तत्वों के तहत समान नागरिक संहिता क्या होती है आप देखते हैं। मैरिज एक्ट्स होते हैं। हिंदू के लिए, मुस्लिम के लिए भी 3 तलाक का मुद्दा उठा था, वहां पर वो बहुत कह रहे थे कि नहीं, हमारा शरीयत बोर्ड अलग है, हमारे इसके कानून अलग है। अगर ये समान सिविल संहिता लागू हो जाएगी तो सबके लिए एक ही कानून होगा। कोई ये नहीं कह सकता कि हमारे बोर्ड ने अलग बात कही है, नहीं, सबके लिए समान कानून होगा। ये होना भी चाहिए, परंतु अभी तक नहीं है। सिर्फ फैक्चुअल क्वेश्चन है। याद रखिएगा, गोवा ही एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें ये अनुच्छेद 44 अर्थात नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता लागू है। सिर्फ मात्र गोवा ही एक ऐसा राज्य है और बाकी अभी पूरे देश में नहीं है, क्योंकि ये डीपीएसपी के तहत है। और डीपीएसपी के तहत जो बात है वो जबरदस्ती नहीं कर सकते उसको करने के लिए। अनुच्छेद 45 क्या कहता है? प्रारंभिक शिक्षावस्था के देखरेख 6 वर्ष से कम आयु के बालकों की शिक्षा का प्रावधान। जो भी 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उनकी शिक्षा के प्रावधान के बारे में बात की गई। आप आंगनबाड़ी देखते होंगे, अगर आपने कभी देखी हो, आपके आसपास हो, तो वहां पर छोटे छोटे बच्चों को बुलाया जाता है। वहां पे मिड डे मील भी प्रोवाइड कराते हैं, साथ ही साथ उनको पढ़ाते भी हैं। क्या कहा गया? राज्य प्रारंभिक शिक्षावस्था। शिक्षावस्था क्या होती है? छोटी अवस्था, 6 वर्ष से कम की देखरेख और सभी बालकों को उस समय तक जब तक कि वह 6 वर्ष की आयु पूर्ण न कर ले शिक्षा प्रदान करने के प्रयास करेगा। पहली बात कह रखी है, प्रयास करेगा। फोर्सेबल नहीं है, जबरदस्ती नहीं है, कोशिश करेगा। अनुच्छेद 46 क्या कहता है? अनुसूचित जनजातियों व अन्य दुर्लभ वर्गों के लिए शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। क्या कहा गया है? अनुसूचित जनजातियों, जो भी SC ST होती है या भी जो समाज के दुर्बल वर्ग हैं, उनको समाज में एक स्तर तक लाने के लिए, बैलेंस बनाने के लिए उनको सहारा देने का काम करेगा। किस लिए? शिक्षा के माध्यम से। आप देखते हैं शिक्षा में आरक्षण की व्यवस्था है। कई बार आप देखते हैं कि नहीं, इतने % पर इसका सिलेक्शन हो। जो हमारे यहाँ आरक्षण है वो सहारा देने के लिए, ताकि ये जो लोग हैं, दुर्बल वर्ग हैं, कमजोर वर्ग हैं, जो शोषित वर्ग हैं, आज भी, क्योंकि ये चीज हमारे देश में आज भी कहीं ना कहीं है कि ये छोटा है, ये बड़ा है, इस तरीके से कि वो भी बराबर आ सके समाज के, तो इसलिए उन्हें सहारा दिया जाता है। पॉजिटिव है हमारे यहाँ, नेगेटिव नहीं है। राज्य जनता के दुर्बल, जो कमजोर, दुर्बल क्या, कमजोर वर्गों के लिए विशिष्टता, अनुसूचित जाति व जनजातियों की शिक्षा अर्थात एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई और अर्थ संबंधी। अर्थ क्या होता है? इकोनॉमिकली, यानी कि उनको प्रोवाइड कराना, जॉब प्रोवाइड कराना, मनरेगा के तहत हो या किसी भी काम के तहत कोई स्कीम लाके। आप देखते हैं लघु उद्योगों के लिए, MSMEs के लिए, लघु और सूक्ष्म उद्योगों के लिए समय समय पर सरकार कानून बनाती रहती है कि इनको बढ़ावा मिले, इनकी इनकम बढ़े। इनकम बढ़ेगी तो इनका जीवन स्तर भी बढ़ेगा। एक बात कही गई है, शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा।
और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी संरक्षा करेगा। क्या? सामाजिक अन्याय। अभी आप देख सकते हैं ये चीज आज भी कहने को देश इतना तरक्की कर रहा है, परंतु कहीं ना कहीं आज भी ये चीजें हमारे दिमाग में होती है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये ऊंचा है, ये नीचा है, इस तरीके की। तो राज्य प्रयास करेगा कि ये जो ऊंच नीच सामाजिक भेदभाव है इसको कम करे। अनुच्छेद 47 क्या कहता है? पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। पोषाहार, आप देखते हैं समय समय पर मिड डे मील दिया जाता है, जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनके स्वास्थ्य के लिए कुछ एक्स्ट्रा चीजें प्रोवाइड कराई जाती हैं, एक्स्ट्रा सुविधाएं उनको मिलती हैं। तो ये क्या है? ये यही है लोक कल्याण का कार्य। पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, गुजारा भत्ता, बेरोजगारी भत्ता, ये सारे क्या है? ये इसी के तहत आते हैं। अनुच्छेद 47 कि राज्य अपने लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने व लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में मानेगा। प्राथमिक कर्तव्यों में मानेगा, क्योंकि अगर कोई इंसान, सबसे पहली नीड क्या होती है? भोजन, कपड़े। अगर वो इंसान, कोई भी इंसान, अगर आपको खाना ही अच्छा नहीं मिलेगा, आप भोजन ही नहीं कर पाएंगे, तो आप क्या करेंगे? भूखे पेट ना तो भजन भी नहीं होते, कहावत है। तो भोजन बहुत आवश्यक है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, कोई भी काम करने के लिए। अगर देश के नागरिक भूखे रहेंगे तो वो काम कैसे कर पाएंगे, कैसे योगदान दे पाएंगे, कैसे दिमाग चलेगा? सबसे बड़ी नीड होती है भोजन की। आप देखते हैं समय समय पर ये मिड डे मील हो गए, या फिर आप देखते हैं कुछ राज्य 5 रुपए में भरपेट भोजन, इस तरीके के कुछ प्रावधान निकालते हैं, कुछ रसोई चलाते हैं। तो ये सारी बातें इस लोक कल्याण के तहत आती है, क्योंकि फर्स्ट नीड है खाना, कपड़ा बहुत जरूरी है। तो राज्य अपने लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने व लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में मानेगा और राज्य विशिष्टता, मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा। आप देखते हैं ये भांग, धतूरा, ये लोकल लेवल पे ड्रग्स वगैरह बड़े स्तर पर देखते हैं आप, ये तो बहुत बड़े लेवल पे, और छोटे स्तर पर आप ये भांग वगैरह देख सकते हैं, नशे की चीज जो भी। तो ये कहा गया है कि सिर्फ औषधि में इसका प्रयोग हो सकता है। अगर औषधि से भिन्न कोई प्रयोग होगा तो उसको रोकने का प्रयास राष्ट्र के द्वारा किया जाएगा। आप देखते हैं ना कि नशा करना, ये अवैध तस्करी होती है, ये सब बैन है, परंतु की जाती है, परंतु ये सरकार की तरफ से बैन है, गलत है। सिर्फ इनका जो प्रयोग हो सकता है अफीम वगैरह का, सिर्फ दवाइयों के लिए तो हो सकता है, परंतु आप इनको नशे के लिए प्रयोग करेंगे तो वो गलत है, कहा गया है सीधे। तो मादक पदार्थों पर बैन जो लगाते हैं वो इसी आर्टिकल के तहत है, अनुच्छेद 47। साफ कहा गया है कि मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजनों से भिन्न, यानी कि सिर्फ दवाइयों में उनका जो प्रयोग किया जाता है उससे अलग कोई भी प्रयोजन हो तो उपभोग व उपभोग करने पर, उनको लेने पर, उनको कंज्यूम करने पर, उपभोगी तो करते हैं, खाते ही तो हैं, उनको लेते तो हैं, तो उनके प्रतिषेध किया गया है, मनाही है, गलत है ये। और राज्य पूरा प्रयास करेगा और कानून भी बनाते रहते हैं समय समय पर इसके लिए। अनुच्छेद 48 क्या कहता है? आर्टिकल 48, कृषि और पशुपालन का संगठन। कृषि से संबंधित समय समय पर कल्याणकारी योजनाएं लाई जाती है। बात दुधारू पशु हो गए, समय समय पर उनके लिए, उनके कल्याण के लिए स्कीम चलाई जाती है। तो ये अनुच्छेद 48 के तहत ये सारा कार्य किया जाता है। कृषि और पशुपालन का संगठन क्या है? राज्य कृषि व पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा और विशिष्टता गाय और बछड़ों, क्या कहा गया है? विशिष्टता गाय और बछड़ों और दुधारू पशु। दुधारू पशु कैसे हो गए? जैसे भैंस, भैंस भी दूध देती है, तो और दुधारू पशु और वाहक पशु। वाहक पशु अर्थात जिनको आप बोझा ढोने का काम लेते हैं, जिससे जो कार्य में काम आते हैं। जैसे पहले बैल भी कृषि में कार्य करते थे, घोड़े को भी आप कार्य करने में काम लेते हैं, गांव वगैरह में लेते हैं ना बड़े स्तर पर। तो वाहक पशुओं की नस्लों के परिरक्षण और सुधार के लिए उनके वध का प्रतिषेध करने के लिए कदम उठाएगा। आप देखते हैं समय समय पर गौ हत्या या दुधारू पशुओं की हत्या के ऊपर बैन लगाया जाता है और इनके संरक्षण के लिए कार्य किया जाता है कि अगर कोई पकड़ा जाता है ऐसा करते हुए तो उसको दंड दिया जाता है। ये सब प्रावधान इसी के तहत किए जाते हैं।
क्लियर है एक बात। अनुच्छेद 48 का 48 का ये है अनुच्छेद 48 और अनुच्छेद 48 में ही एक इसका सब क्लॉज है 48 का। अनुच्छेद 48 का क्या बोलता है? पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। आप देखते हैं वन्य जीव अधिनियम बनाए जाते हैं समय समय पर, उनकी रक्षा के लिए, उनकी तस्करी को रोकने के लिए कानून बनाए जाते हैं, तो वो इसी आर्टिकल के तहत सारा कार्य किया जाता है। ये बात कही गई है कि जो पर्यावरण का संरक्षण है, अगर आप किसी पौधे को काटते पकड़े जाते हैं तो ये अवैध है। क्लियर है? अगर वो सूखा नहीं, अगर आपको परमिशन है, वो सूख चुका है तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, परंतु हरे भरे पौधे को आप काट रहे हैं, और अगर आप सूखे पौधे को भी किसी काटते हैं जिसकी जो सूख चुका है, उस अगर आपने उस पौधे को काटा है तो उसकी जगह आप 1 या 2 पौधे लगा के जरूर आइए। तो पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा किसके तहत है? अनुच्छेद 48 का। क्या बात कही गई है? राज्य, अर्थात अब आपको मैंने पहले भी बताया राज्य का अर्थ हाँ हमारे देश से होता है, भारत से होता है। पॉलिटिकल शब्दावली में राज्य शब्द का जो तात्पर्य है वो पूरे देश से है, ना कि स्टेट से। सिर्फ आप पर्टिकुलर स्टेट की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे देश की बात कर रहे हैं, भारत, पूरे भारत की बात कर रहे हैं। तो जो राज्य शब्द प्रयोग किया जाता है पॉलिटी में, वो पूरे देश के लिए प्रयोग किया जाता है। राज्य देश के पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन का और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 39 आर्टिकल 49 क्या कहता है? राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। क्या है? राष्ट्रीय महत्व के, यानी कि जो हमारे मॉन्यूमेंट्स है, जैसे आप लाल किला कह सकते हैं, ताजमहल देखते हैं, ये सब क्या है? राष्ट्रीय महत्व के हैं। बड़े स्तर पर हमारे देश का, इनसे बड़े स्तर पर देखते हैं कि जो हमारा ताजमहल है वो देश के 7 अजूबों में शामिल है, तो ये राष्ट्रीय महत्व के हैं। यहाँ पे बड़े दूर दूर से सैलानी आते हैं, उसको देखने के लिए आते हैं ना, विदेशी लोग आते हैं, और आप और हम भी जाते हैं देखने के लिए। तो इनकी रक्षा के लिए, यानी कि ऐसा ना हो कि इनको कोई हानि पहुंचाए वहां पे जाकर देखते हैं। आप ऐसा करते हैं कई बार, आसपास इतनी गंदगी फैलाते हैं, जहाँ पे खा रहे हैं वहीं घूमने गए हैं, और अपने उसी महत्व के जो इतने बड़े स्तर की हमारे देश का नाम, जिससे भाई हमारे देश में कोई चीज है तो उससे हमारे देश के नाम का नाम ऊंचा होगा, स्तर ऊंचा होगा, पैसा भी आएगा। अगर वहां घूमने लोग आएंगे, वहां पर क्या करते हैं ज्यादातर, ये बात मैं फैक्चुअल कहती हूँ, जो बाहर के लोग आते हैं वो बहुत ये कम चीज करते हैं, गंदगी फैलाने का काम। हमारे देश के जो हम और आप लोग हैं ना, वही ज्यादा वहां पर गंदगी फैलाते हैं, क्योंकि मेहमान है वो तो ये सोचते हैं कि अगर मैं गंदगी फैलाऊंगा तो मेरी छवि क्या बनेगी, परंतु हम क्या सोचते हैं अपना घर है, कहीं भी कुछ भी फेंक दो, कहीं थूक देंगे, कहीं कुछ डाल देंगे, खाते खाते घूमते घूमते देख रहे हैं तो पॉलिथीन में से चिप्स या खा रहे हैं, कुछ कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल है, कुछ भी खत्म हो गया, वहीं की वहीं फेंक देंगे। चाहे थोड़ी सिर्फ 2 मिनट की दूरी पर ही डस्टबिन रखा हो, परंतु वहीं फेंकना है। ये चीज आप देख सकते हैं, तो सुधार कीजिए प्लीज अपने आप में। आप सुधरेंगे, देश सुधरेगा, देश स्वच्छ होगा, आपकी छवि, देश की सब छवि अच्छी बनेगी, और जब देश तरक्की करेगा तो ऑब्वियस सी बात है आप भी तरक्की करेंगे, क्योंकि हम अपने देश के निवासी, इस देश में रहते हैं। सिर्फ एक की तरक्की से काम नहीं चलता। प्लीज सुधर जाइए इस चीज को लेकर। बुरा मत मानिएगा, मैं सबको बिल्कुल नहीं कह रही हूँ, परंतु हैं कुछ लोग ऐसे ही। आप बाहर जाके देखिए, जिसकी जो चीज अच्छाई है उसको अपनाइए ना। जो अच्छाई है, जो बुराई है उसको बहुत जल्दी अपनाते हैं, परंतु जो अच्छाई है उसको क्यों नहीं अपनाते? तो जो अच्छाई है वो अपनाइए। देखिए आप कभी कि वहां ऐसा नहीं कि कहीं कुछ भी खा रहे, फेंक दिया, थूक दिया, कुछ भी कर दिया, परंतु हमारे देशवासी बहुत ऐसा करते हैं। चाहे कितना भी जागरूक कर लो, परंतु सुधरना पता नहीं कब सुधरेंगे जाकर। हाँ, घर साफ कर लेंगे, झाड़ू का कूड़ा बाहर कर देंगे। ये नहीं कि वो जो स्ट्रेट है, वो जो गली है जहाँ रहते हैं, वो भी तो अपनी है, पूरा देश अपना है, तो साफ सफाई पूरे देश के लिए जरूरी है। चलिए, बात क्या कर रहे थे? अनुच्छेद 39 के तहत, यानी कि राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करने की बात कहा गई है। इससे संबंधित जो भी कानून बनते हैं वो 49 के तहत बनते हैं, और बनाता कौन है? संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन, यानी कि जो भी इससे संबंधित कानून बनाए जाएंगे, नियम बनाए जाएंगे, दंड का प्रावधान किया जाएगा, वो कौन बनाता है? संसद बनाती है इनके लिए नियम, कानून, विधि। ओके। राष्ट्रीय महत्व वाले घोषित किए गए कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले प्रत्येक संस्मारक या स्थान या वस्तु का यथास्थिति लुंठन, विरूपण, विनाश, अपसारण, व्यसन या निर्यात से संरक्षण करना राज्य की बाध्यता होगी। राज्य को यहाँ पर बाध्य कर दिया गया है।
राज्य की यह बाध्यता है, यहाँ पे थोड़ा सा फोर्सेबल किया गया है कि राज्य की यह बाध्यता होगी कि राष्ट्र इनका संरक्षण करे, इनकी रक्षा करे। ओके, तो याद रखिएगा ये जो ताजमहल से संबंधित आसपास के एरिया में आपने सुना भी होगा, जब ताजमहल का कलर पीला पड़ने लगा था तो जो ताजमहल के आसपास की फैक्ट्रियां थी, उसके आसपास जो उद्योग लगे हुए थे उनको बंद करा दिया गया था, ताकि जो ताजमहल की खूबसूरती है वो ऐसे ही बरकरार रहे। तो वो इसी आर्टिकल के तहत ये सारे कार्य किए जाते हैं। अनुच्छेद 50 क्या कहता है? कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। क्या बात कही गई है? कार्यपालिका और न्यायपालिका, यानी कि जो हमारी कार्यपालिका है, कार्यपालिका क्या होता है? एग्जीक्यूट करना किसी भी चीजों को। एग्जीक्यूटिव होती है ना, यानी कि लागू करना। जो कानून विधि विधायिका के द्वारा बनाई गई है उसको लागू करने का, उसको इम्प्लीमेंट करने का काम कौन करता है? कार्यपालिका करती है। और वो काम सही तरीके से हुआ है, संविधान के अनुरूप है, कोई गलत तो नहीं हो रहा है, इसकी जांच देखरेख का काम कौन करता है? न्यायपालिका करती है। तो यही बात कही गई है, जो न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, उनमें डिफरेंस का काम क्या है? अनुच्छेद 50, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, यानी कि दोनों अपने अपने क्षेत्र में पृथक है। हमारे यहाँ अपने अपने क्षेत्र में सभी पृथक है, विधायिका हो, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, जो भी है पृथक है, परंतु एक दूसरे के ऊपर थोड़ा दबाव भी है, ताकि दबाव इसलिए है कि कोई भी गलत कार्य ना करे, सिर्फ इसलिए। बाकी सबके कार्य अलग अलग हैं। विधायिका का कानून बनाने का कार्य है, कार्यपालिका उसको एग्जीक्यूट करती है, यानी कि लागू करती है, इम्प्लीमेंट करती है उसको, और न्यायपालिका उसको देखती है कि सही तरीके से लागू हुआ है, संविधान का कोई ऐसा उपबंध तो नहीं है जिसका हनन हो रहा हो। होता है ना न्यायिक पुनरावलोकन जब किया जाता है न्यायपालिका के द्वारा। तो ये सबकी अपनी अलग अलग शक्तियां हैं, परंतु एक दबाव भी है, एक डर भी है थोड़ा बहुत, है ना। तो वो डर इसलिए है ताकि कोई भी गलत कार्य ना करे। अब हमने अनुच्छेद 50 देख लिए हैं। अनुच्छेद 50 तक हमने इसमें बात कर ली है, और 51 तक एक आर्टिकल आपका और रह गया, 51 और 51 का। ठीक है, ये दो आर्टिकल के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। चलिए आज के लिए इतने रखते हैं, धन्यवाद।